नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या प्रधानमंत्री मोदी अब आर पार की लड़ाई की तैयारी में हैं? गुजरात चुनाव से पहले क्या वो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, मतलब राजनीतिक रसूख वाले बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए ताल ठोक चुके हुए हैं? प्रधानमंत्री मोदी सीवीसी और सीबीआई, मतलब तमाम जांच एजेंसियों के जो सुप्रीम हैं, सीबीसी, उनके साथ विज्ञान भवन में देश के तमाम सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसियों के सामने जो बात कही है, उसने हिलाकर रख दिया है तमाम भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचार के आड़ में विक्टिम कार्ड खेलते हुए पॉलिटिकल स्टंट पैदा करने वालों के लिए। इस देश में अक्सर राजनीतिक रसूख वाले विक्टिम कार्ड खेलते हैं और ये कहते हैं कि सरकार ने तमाम एजेंसियों को अपने गिरफ्त में ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी सीबीसी सीबीआई के श्रेष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको कोई अपराध बोध नहीं पालने की जरूरत है। सरकार और सरकार की एजेंसियों की जो जिम्मेदारी है वो आपको निभाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम संदेहों और उस शातिर चाल पर ऐसी चोट मारी है जिस पर बिहार से लालू यादव हों, बंगाल से ममता बनर्जी हों, महाराष्ट्र से शरद पवार हों या फिर 10 जनपद वाली मां बेटी हों, ये सब के सब अक्सर सीबीसी और सीबीआई को घेरते हैं और कहते हैं कि सरकार की एजेंसी के रूप में है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार की एजेंसी सरकार के साथ मिलकर के काम करेगी, इस भरोसे के साथ कि समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, फिर कुछ भी कहने को नहीं बचता। प्रधानमंत्री मोदी ने जब सीबीसी के सामने में यह सब बात कही, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखने की जरूरत थी। इसका मतलब है कि अब उन्होंने हरी झंडी दे दी है कि चाहे जमानत पर चल रहे मां बेटे हो, भारत जोड़ने की आड़ में भारत तोड़ने वाले भ्रष्टाचार खिलंदरों को कि अब खाल नोच लेनी है। जरा प्रधानमंत्री को एक छोटे अंश में सुनिए, फिर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे इस एक एक शब्द के क्या मायने हैं। प्रधानमंत्री को आपने सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसियों के सामने इस तरह की बात करते कम देखा होगा। प्रधानमंत्री ने वो बात कही और अपना उदाहरण दिया। अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मुझे जितना बदनाम करने की कोशिश की गई, उतना तो किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन फिर भी इस देश की जनता ने मुझ पर भरोसा किया, क्योंकि समाज उसके साथ खड़ा होता है जो अन्याय के खिलाफ होता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ होता है और सामाजिक सरोकार के साथ होता है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा और इसके बाद क्यों इस देश में सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीबीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपके एजेंसी के लोग बैठे, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं, हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही है उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है, और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा
मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्त था। लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप, कुछ बचा नहीं मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। सीबीआई समेत जितनी भी जांच एजेंसी है वो सीवीसी के साथ के अंदर काम करती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर। और प्रधानमंत्री मोदी सीधे सीबीसी को टारगेट कर रहे थे और कह रहे थे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी ढंग से डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, आपको अपराध बोध में नहीं रहना है। ये सब बात जब सीबीसी के कह रहे थे, मतलब वो सर्वोच्च संस्था जो देश की तमाम जांच एजेंसियों का पितामह होता है, जब मोदी उस सीबीसी के सामने ये बात कह रहे थे कि आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी अपराध बोध की जरूरत नहीं है, फिर मोदी अपना उदाहरण देते हैं और मोदी जानते हैं कि उनसे बेहतर उदाहरण नहीं। और एक कहावत अक्सर कहा जाता है कि अनुभव का कोई तोड़ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी 2002 से लगातार एक राज्य के मुख्यमंत्री के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने कहा कि मुझे कहीं छोड़ा नहीं गया, मेरे ऊपर कुछ भी बचा नहीं। साफ है प्रधानमंत्री वो सब बात कह रहे हैं जो सोनिया गांधी ने गुजरात चुनाव के समय उन्हें मौत का सौदागर कहा। एक राजनेता के लिए मौत के सौदागर से ज्यादा कलंकित शब्द कुछ भी नहीं होता। उन्हें नीच कहा गया। सोचिए, नीच जब नरेंद्र मोदी को कहा गया, ये नीच शब्द यदि लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती के लिए कहे जाते तो इसे किस रूप में वो भुनाते। लालू यादव ने तो नरेंद्र मोदी को ये कह दिया कि ये पिछड़ी जाति का है ही नहीं, ये गुजरात में मोदी अपर कास्ट के लोग होते हैं, ब्राह्मण भूमिहार की तरह। इस तरह का छलावा बिहार में खेला गया। सही मायने में कहिए तो ये ईश्वर की महिमा है। इस देश में मोदी अपर कास्ट से नहीं आते। यदि वो अपर कास्ट से आते तो इस देश के जिहादी, वामपंथी, खैराती, खलियर खैराती और लालू, मुलायम, मायावती जैसे जातिवाद की दुर्गंध से निकले पनपे लोग इस मोदी का खात्मा कर देते। इसीलिए मोदी को ईश्वर ने एक ऐसी जाति से पैदा किया ताकि कोई ब्राह्मणवाद का आरोप उन पे ना लगा सके। और अक्सर इस देश में जातिवादी एजेंडा चलाने वाले नेता यही खेल खेलते हैं कि ब्राह्मणवादी एजेंडा है और इसीलिए इसके साथ अपर कास्ट के लोग शामिल हैं। मोदी के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। मोदी किसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से नहीं आते, लेकिन फिर भी ये छलावा लालू यादव जैसे लोगों ने बिहार में इस रूप में किया जैसे उन्हें सजा नरेंद्र मोदी ने दिया। इस बात पर हमने कई बार विश्लेषण किया कि मोदी को सजा उस दौर में मिली, लालू को सजा उस दौर में मिली जब लालू खुद को किंग मेकर कहते थे। जिस समय उनके द्वारा बनाए गए तथाकथित प्रधानमंत्री इस देश में सुप्रीमो हुआ करते थे, लालू को चार्ज फ्रेम उस दौर में किया गया। लालू जब यूपीए सरकार के हिस्सा थे, यूपीए 2 में, उस दौर में वो सजा याफ्ता अपराधी हो चुके हुए थे। लेकिन फिर भी इस देश में छल किया जाता है, इस देश की जातिवादी नशे की व्यवस्था में, इस देश के जातिवादी जनता के साथ, कि लालू को सजा मोदी ने दिला दिया और मोदी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का हिस्सा है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे ऊपर छल कुछ भी छोड़ा नहीं गया, मुझे हर तरह का शिकार बनाया गया, इसीलिए आपको किसी भी तरह से डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। डिफेंसिव क्यों कहते हैं वो? इसीलिए हर भ्रष्ट और बेईमान कहता है कि सरकार अपनी एजेंसी से दबाव डाल रही है। सोचिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुप्रीमो बना हुआ व्यक्ति जो झारखंड में चीफ मिनिस्टर है, हेमंत सोरेन, उसे वारंट जारी किया गया, वो पेश नहीं हुआ, लेकिन मोदी को गाली देने लगा और ये कहा कि जांच एजेंसी, उसे सरकार परेशान कर रही है अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से। चोर और बेईमान किस्म के राजनेता अक्सर इस तरह का विक्टिम कार्ड अपनी जनता के बीच खेलते हैं। ये आज की घटना है। हेमंत सोरेन को कायदे से आज जांच एजेंसी के सामने पेश होकर के मिसाल पेश करनी चाहिए कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं,
वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जांच एजेंसी ने सम्मन दिया, उन्हें पेश होना चाहिए। क्या आम आदमी के अंदर इतनी हिम्मत है कि सीबीआई के वारंट को इग्नोर कर दे, जिस तरह से लालू, मुलायम और इस हेमंत सोरेन जैसे नेता कर जाते हैं, जिस तरह से संजय राउत कर जाते हैं। लेकिन संजय राउतों की स्थिति को देखिए, नवाब मलिकों के हाल को देखिए, तो ये पता चलता है कि तिलमिलाहट ममता बनर्जियों के अंदर क्यों है, ये तिलमिलाहट हेमंत सोरेनों के अंदर क्यों है। चोरी और सीना जोड़ी अब नहीं चलेगा, मोदी यही संदेश दे रहे थे। मोदी ने यह भी कहा कि आपको पॉलिटिकल एजेंडा पर नहीं चलना है, संकेत दिया कि आपको किसी राजनीतिक पार्टी से बदले के भाव से नहीं लेना है, लेकिन वो राजनीतिक पार्टी को विक्टिम कार्ड खेल दे, इसीलिए आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो लंबे समय तक इस व्यवस्था में सुप्रीम रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा गया। नीच शब्द तक का प्रयोग मणिशंकर अय्यर ने उनके लिए किया। चाय वाला कभी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इस तरह का अपमानित किया। हाँ, हमें वो चाय पिला सकता है, वो कांग्रेस दफ्तर में आके चाय पिला सकता है, ऐसी बातें मणिशंकर अय्यर बोला करते थे। मोदी को कहीं नहीं छोड़ा गया। मौत का सौदागर स्वयं सोनिया गांधी ने कहा, एक राजनेता के लिए इससे अपमानजनक कुछ भी नहीं होता। इसीलिए उन्होंने कहा वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग चिल्लाएंगे, जिस तरह से लालू चिल्लाते हैं। एक सजा याफ्ता अपराधी के साथ शेखर गुप्ता जैसे खैराती गैंग के लोग साथ खड़ा होता है और जातिवादी एजेंडा चलता है। ये लुटियन दलाल कहते हैं कि वो पत्रकार है। तब इस बात को समझिए कि मोदी कहां चोट मार रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत गालियां सुनी है, कुछ भी बची नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है गाली सुनने के लिए। हमने देखा है कि जेल की सजा पाए हुए लोग, भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हुए लोगों का गौरव गान किया जाता है, उन्हें इनाम देने की बात कही जाती है। ये बात मोदी ने केजरी पर चोट मारते हुए कही। केजरीवाल ने जिस तरह से अपने भ्रष्ट मंत्रियों को जेल में रखा हुआ है, और मनीष सिसोदिया जैसे शराब माफिया मंत्री जिसके ऊपर शराब माफियागिरी का आरोप है, उसके लिए भारत रत्न की मांग की। और जिस अपने सत्येंद्र जैन अपने जेल में चल रहे एक अपराधी प्रवृत्ति के नेता के लिए जिस तरह से केजरीवाल ने ये कहा कि उसे भारत रत्न मिलना चाहिए, तो समझ जाइए कि महिमा मंडन कहां होता है और प्रधानमंत्री ने कहां चोट मारा। उन्होंने कहा कि गौरव गान किया जाता है, उनके साथ फोटो खिंचाई जाती है, उन्हें शर्म नहीं आती है। कहां कहां मोदी चोट मार रहे थे। आमतौर पर इस देश के प्रधानमंत्री को आपने इस तरह से चोट मारते हुए कभी नहीं देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा कि सीबीसी जैसे संगठनों को अब डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। जब मोदी ऐसा बोल रहे थे तो स्वयं सीबीसी सर हिला रहे थे। इसका मतलब संकेत साफ है कि सीबीसी को इशारा कर दिया गया है कि बेईमान चाहे कोई भी हो, चाहे माँ बेटा कितनी भी ताकतवर हो, चाहे वो बेटा और बाप कितना भी ताकतवर हो किसी राज्य में, लेकिन उन्हें छोड़ना नहीं है। और ये सब के सब विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये सब कभी नहीं बताएंगे कि आखिर एक चपरासी के घर में, चपरासी के घर में मेरे अपने चपरासी भाई के साथ जीवन यापन करने वाला, मतलब अपने पिता की हैसियत इतनी नहीं थी कि बेटे को पाल सके। चपरासी भाई ने जिसका पालन पोषण किया, वो अरबों का साम्राज्य बिहार जैसे गरीब राज्य में कैसे स्थापित कर लिया। इस जवाब के बदले ये कहा जाता है कि उसे बदला लिया जा रहा है क्योंकि वो पिछड़ी जाति का है। इसीलिए भारत के लिए ये ईश्वर की महिमा है कि नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति से आते हैं। यही कारण है कि खैराती, खलियर खैराती, ये जिहादी गैंग, ये वामी एजेंडा, ये लेफ्ट लिबरल एजेंट, ये लुटियन दलाल कभी भी मोदी को चाह करके भी, इतना चोटिल करने के बाद भी घायल नहीं करते। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यदि देश की भलाई के लिए आपको काम करना है तो अपराध बोध से मुक्त होना पड़ेगा। पॉलिटिकल एजेंडा पर आपको नहीं चलना है, लेकिन आपको समर्पित होना है इस देश के लिए। क्योंकि हमें देखिए, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर जेल जाने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग नौटंकी करते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, उनका महिमा मंडन किया जाता है। वो इशारा एक तरह संजय राउतों पर कर रहे थे, वो नवाब मलिकों पर इशारा कर रहे थे कि किस तरह से ऐसे बेईमान और भ्रष्ट लोग जब जेल जाने लगते हैं तो हाथ उठाकर यूं ऐसे करते हैं जैसे वो वीरता प्राप्त कर रहे थे। संजय राउत, नवाब मलिक को आपने इसी कंडीशन में देखा। आपने केजरी के मंत्रियों को भी इसी हाल में देखा होगा। मनीष सिसोदिया को, जो है शिक्षा मंत्री लेकिन बेसिकली शराब मंत्री है,
शराब माफियागिरी का धंधा के में उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये सब के सब विक्टिम कार्ड ऐसे खेल रहे थे, अपनी पत्नियों से टीका लगा रहे हैं, मां से आशीर्वाद ले रहे हैं, ऐसा ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। ये संजय राउत, ये मनीष सिसोदिया, ये सत्येंद्र जैन एंड गैंग, जैसे लग रहा हो कि सीमा पर वो भारत से के लिए युद्ध लड़ने जा रहे हो। प्रधानमंत्री ने आज वहीं चोट मारा और कहा कि आम आदमी के हित के लिए आपको काम करना है और तमाम संस्था को सरकार के साथ काम करना है। इसलिए उस नैतिक बल प्रधानमंत्री मोदी दे रहे थे कि जो भ्रमजाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार की संस्थाएं सरकार के लिए काम कर रही है। इस देश की जनता सरकार इसीलिए चुनती है कि तमाम संस्थाएं उसके लिए काम करे, एक सिस्टम सरकार के लिए काम करे, और एक भ्रम की स्थिति बनाई जाती है कि सरकार की एजेंसी लोगों को परेशान कर रही है। सवाल ये है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपको कोई कैसे परेशान कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली में ये मूड बताता है कि अब वो किसी को बकसने वाले नहीं है, और इसीलिए उन्होंने सीबीसी और सीबीआई जैसी संस्था के सुप्रीमो से कहा कि आपको अपराध बोध से मुक्त होना है। आपको इस बात में किसी भी तरह का डिफेंसिव नहीं लेना है कि आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाए कि आप सरकार की एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बॉडी लैंग्वेज और जांच के उच्च अधिकारियों को यह दिया गया संदेश आने वाले समय में कितने मां बेटों और कितने बाप बेटों को सलाखों के पीछे भेजेगा, ये देखना दिलचस्प है। इसका मतलब साफ है कि मोदी ने तय कर लिया है, यह देखते हुए कि देश की जनता जिस ढंग से उनके साथ है, वो कुछ आकांक्षाएं और कुछ उम्मीद बांधे हुए हैं। और मोदी को ये मनोबल तब मिलता है जब वो देखते हैं कि पूरा गैंग नोटबंदी के दौर में इस देश में अव्यवस्था फैला देना चाहता था। एक पूरा गैंग सीएए के समय इस देश में पूरे देश को जला देना चाहता था। एक पूरा गैंग जिस ढंग से सिस्टम के खिलाफ, भारत के खिलाफ जाकर भारत के खिलाफ युद्ध की साजिश में था, सरकार के खिलाफ एक तरह से युद्ध की साजिश में था, उसे इस देश की जनता ने उसकी हवा निकाल दी। इसीलिए प्रधानमंत्री को ये कहीं ना कहीं ये भाव आता है और तमाम जांच एजेंसियों को उन्होंने संदेश दे दिया है कि अब किसी भी तरह के अपराध बोध में नहीं चलना, कोई भी डिफेंसिव स्टेप नहीं लेना। दरअसल प्रधानमंत्री का ये स्टेप देश की सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी एक संदेश था कि अब भ्रष्टाचारी और बेईमान छोड़ा नहीं जाएगा। अब अपराधियों को जिस तरह से कोई कपिल सिब्बल जैसी संस्था सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से आसानी से जमानत दिला देती है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ज्ञान तो भ्रष्टाचार पर देता है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ज्ञान तो बड़ी बड़ी देता है, लेकिन आजम खानों को जमानत देता है। मुख्तार अंसारी के बेटे भगौड़े बेटे को अदालत में समर्पण करने के बदले उसे छुट्टा घूमने की इजाजत देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया कि इस देश की जनता जो चाहेगी वही होगा। इसके मायने हम और आप अक्सर इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में वही होगा जो देश की जनता चाहेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था कुछ भी चाह ले। इस देश में पॉलिटिकल एक ड्रामेटिक स्टैंड लेकर के इस देश के विपक्ष का एक वर्ग जो भ्रष्टाचार का कंठ डूबा हुआ है, वो भले ही दांव पे चले, लेकिन इस देश की जनता समझती सब है। मोदी ने जांच एजेंसी के सुप्रीमो को यही संदेश दिया है। अब इस संदेश का असर कितनी जल्दी दिखता है, यह देखना दिलचस्प होगा। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप चाहें तो आज 8:15 बजे आप लोगों से सवाल जवाब का एक सिलसिला में रखता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से लोगों का मांग है कि सवाल जवाब रखा जाए। तो 8:15 बजे सवाल जवाब के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आपके एक एक सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसमें भी जो भी सवाल हैं उस सवाल को मैं उसी समय लूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड है कि आप हम सब के सवाल को लिया जाए। तो फिर एक बार अवसर है, लेकिन अक्सर मैं हमेशा शिकायत करता हूं आपसे कि जब मैं सिर्फ सवाल जवाब के विषय को रखता हूं तो आपके पास सवाल नहीं होते, और वैसे कमेंट्स में आप अक्सर कहते हैं कि मेरे सवाल को मनीष जी आप नहीं लेते। तो इसीलिए आप सबके गुजरात चुनाव से लेकर के देश के भ्रष्ट सिस्टम से लेकर के इस पूरे विषय पर, केजरी के खेल से लेकर पॉल्यूशन से लेकर तमाम विषय पर आपके सवाल अभी 8:15 बजे एक खास समय लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।